हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एंटासिड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एन एंटासिड इज एनी सब्सटेंस जनरली अ बेस आर बेसिक साल्ट विच न्यूट्रलाइजेज स्टमक एसिडिटी। मोस्ट एंटासिड आर वीक इनऑर्गेनिक बेसिस। एंटासिड रिएक्ट विथ स्टमक एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट देयरबाय रिड्यूसिंग द एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो एंटासिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो बेस या बेसिक साल्ट से मिलकर बने होते हैं, जो स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो मोस्टली जो एंटासिड होते हैं वो वीक इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस में तो आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता होगा। तो जो एंटासिड होते हैं वो वीक इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि वीक इनऑर्गेनिक बेसिस क्या होते हैं, तो वीक बेसिस वो होते हैं जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटासिड क्या करते हैं? एंटासिड स्टमक के एसिड से रिएक्ट करते हैं और वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं, और इसी के द्वारा वो स्टमक की एसिडिटी को कम करते हैं। क्योंकि एंटासिड होते हैं बेस और स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, तो एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो स्टमक का एक्स्ट्रा एसिड होता है, जिससे स्टमक की एसिडिटी कम हो जाती है। ओवरऑल कहा जाए तो एंटासिड बेस होते हैं इनऑर्गेनिक बेसिस। जब पेशेंट के स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसको जब एंटासिड देते हैं तो एंटासिड में जो बेस होता है वो स्टमक के एसिड से रिएक्ट करेगा। एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर एंड सॉल्ट बनाएंगे, और इसी तरह से जो स्टमक में एक्सेस में एसिड था उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके अमाउंट को कम कर देते हैं। इसके डेफिनेशन देखते हैं। एंटासिड इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिडिटी एंड इज यूज्ड टू रिलीव हार्टबर्न, इंडाइजेशन एंड अपसेट स्टमक। तो एंटासिड एक सब्सटेंस है जिसका हमने ऊपर ही देखा था कि जिसका हम यूज करते हैं अगर स्टमक में एक्सेस अमाउंट में यानी ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इसका यूज हम कब करते हैं? अगर पेशेंट को हार्ट बर्न हो रहा तो उससे रिलीव कराने के लिए, इंडाइजेशन और अपसेट स्टमक। हार्ट बर्न मतलब जिसमें अगर स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो बैक फ्लो कर जाता है ईसोफेगस में, जिससे पेशेंट को चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इंडाइजेशन वही डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और अपसेट स्टमक मतलब पेशेंट को पेन होगा, नोजिया वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स आएंगे। ये एक मेडिकल कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटासिड का। They achieved their effect by neutralizing gastric acid, are inhibiting acid secretions, or protect gastric mucosa। तो एंटासिड वर्क कैसे करते हैं? ये जो गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या तो जो एसिड का सिक्रीशन जो सेल कराती है उनको एसिड का सिक्रीशन करने से रोक देते, इनहिबिट कर देते हैं, या तो जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको डैमेज होने से बचाते हैं एसिड से। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिड का सिक्रीशन होने से इनहिबिट करेंगे, रोक देंगे, और हमारी जो गैस्ट्रिक की मतलब स्टमक की जो म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं जो कि 1 से 5 ग्राम ओरली देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 0.5 से 1 ग्राम डेली देते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अप टू 1 ग्राम डेली देते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट 250 से 500 mg ओरली देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट अप टू 1.5 ग्राम से डेली देंगे। ये जैसे फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ड्रग एंड डोजेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके इंडिकेशंस क्या हैं। तो इंडाइजेशन, पेशेंट को इंडाइजेशन की कंप्लीट करेगा, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इफेक्ट होगा। रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस वही है कि मतलब अगर स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो बैक फ्लो कर जाता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज करता है, पेन वगैरह वो। और पेन एंड बर्निंग विथ पेप्टिक अल्सर होगा, और उसके साथ ही पेशेंट को पेन और बर्निंग सेंसेशन होगा। पेप्टिक अल्सर तो पता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसको डैमेज करते हैं, और वो एसिड उससे डैमेज करता है तो वहाँ पास अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे पेशेंट को पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं? तो एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन ऑरिजिन, अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है लेकिन किस रीजन से हो रहा है या कहाँ हो रहा है नहीं पता है तो उन्हें नहीं देते हैं। कॉजन रेनल फेलर बिकॉज दे कॉन्टेन मैग्नीशियम, अगर कोई पेशेंट रेनल फेलर वाला है तो उसको ये एंटासिड नहीं देते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम रहता है। तो
तो कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है कि अगर किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो नहीं देना है, अगर रीनल फेलियर वाला पेशेंट है तो नहीं देना है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम रहता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, पेशेंट बोलेगा उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसके एडवर्स इफेक्ट है क्योंकि इसमें सोडियम होता है ना, अपन ने देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट भी ड्रग दे रहे थे, तो अगर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उससे एडिमा हो सकता है पेशेंट को। एल्कालोसिस मतलब ज़्यादा अमाउंट में बेस एल्कलाई प्रोड्यूस होगा, बेस होगा, तो उससे एल्कालोसिस की कंडीशन हो सकती है। डायरिया हो सकता है पेशेंट को। हाइपर मैग्नीसीमिया क्यों हो सकता है, क्योंकि हम ऊपर ड्रग दे रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर मैग्नीशियम की अमाउंट ज़्यादा रहेगी तो पेशेंट को हाइपर मैग्नीसीमिया की भी एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन क्या है, एंटी एसिड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक, सुक्राल्फेट, एच2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, आइसोनेजेट और टेट्रासाइक्लिन। एंटी एसिड क्या करते हैं ड्रग इंटरेक्शन में, अगर पेशेंट को जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, एच2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, आइसोनियाजाइड और टेट्रासाइक्लिन्स इन ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं एंटी एसिड। इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन बाद में देख लेंगे। तो आज हमने देखा कि एंटी एसिड होता क्या है, उसके डेफिनीशन, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके ड्रग्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन। तो हमने ओवरऑल एंटी एसिड के बारे में देख लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।